नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिल्ली के विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व मिल रहे हैं और ये मॉडल टेस्ट पेपर PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा आप जो अन्य जो सेगमेंट हैं जैसे स्टेट PCS के वो भी पेपर अपलोड किए जा रहे हैं बराबर। तो मित्रों, अब तक हम लोग संस्कृति, दृष्टि और ध्येय और विज़न IAS के पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो दृष्टि IAS के पेपर सॉल्व करने के दौरान हम लोग पेपर संख्या 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान का ही एक और पेपर संख्या 20। ठीक है, सामान्य अध्ययन बेस्ड पेपर है, उसको देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन है, एलकरे-फोस्टर विधि निम्नलिखित से किसको संदर्भित करती है? एलकरे-फोस्टर विधि यानी AF विधि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव सबीना एलकेरे और जेम्स फोस्टर द्वारा विकसित की गई है और ये बहुआयामी गरीबी से संबंधित है। एलकेरे-फोस्टर विधि, पहला ऑप्शन क्या है? यह बहुआयामी निर्धनता को मापने की एक विधि है, यह आय असमानता को मापने की एक विधि है, यह अनुचित कार्य करने वालों के लिए अवैध संपत्ति वापस करने का एक तरीका है, यह प्रतिभूति बाजार से जुड़ी एक पद्धति है। तो एलकेरे-फोस्टर विधि की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मित्रों, यह मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की सबीना एलकेरे और जेम्स फोस्टर की एक संयुक्त शोध है जो बहुआयामी निर्धनता को मापने की एक मेथड के तौर पर जानी जाती है मित्रों। ठीक है, इसमें निर्धन की पहचान जो है विभिन्न संकेतकों के आधार पर व्यक्ति और उसके परिवार के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ठीक है, और आगे क्या है? इस परियोजना को रूस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि अटल सेतु, जो आप जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 22 किलोमीटर है। कितनी है? 22 किलोमीटर लंबा है ये विशाल समुद्री पुल और ये 6 लेन का पुल है। और यदि हम इसकी बात करें समंदर में, इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है समंदर पर। ठीक है मित्रों, तो पहला जो बात की गई है ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लक्ष्य सेवरी और चरेले के बीच की दूरी को क्या करता है? कम करता है और ये भारत का सबसे लंबा और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये कथन तो क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। दूसरे पे आते हैं, इस परियोजना को पूरा करने के बारे में अगर हम बात करें तो इस परियोजना को जो पूरा किया है वो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? जापान कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है और इसके द्वारा इसे कितने % वित्त मिला है मित्रों? इसके द्वारा इसे 80% वित्त मुहैया कराया गया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कथन सही है। केवल एक कथन सही है यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अक्सर जन समाचारों में रहने वाला पद रिवर्स फ्लिपिंग संदर्भित करता है। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है इसको देखना है हम लोगों को। पहला ऑप्शन क्या है? विदेशी स्टार्टअप्स द्वारा अपने मूल स्थान भारत में स्थानांतरित करने और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, एक वित्तीय रणनीति जहां निवेशक भारतीय स्टार्टअप में निवेश का विक्रय करते हैं और प्राप्त आय का विदेशी स्टार्टअप में पुनः निवेश करते हैं। बी ऑप्शन है, अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में संपत्ति खरीदने की ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य उन्हें उच्च कीमत पर निवासियों को पुनः बेचना है।
डी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में अपने मुख्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी भारतीय सहायक कंपनियों को बेचने की प्रथा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो रिवर्स फ्लिपिंग जो शब्द है मित्रों, ये अपनी विदेशी होल्डिंग इकाइयों को भारत स्थानांतरित करने के संबंध में है। यानी कोई भारतीय जो अपना हेड उसने बाहर खोला है और उसके बाद वो अपना ऑफिस इंडिया में स्थानांतरित करता है, तो इसे रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। यानी मूल स्थान भारत में स्थानांतरित करना और सूचीबद्ध करना, इसे क्या कहते हैं हम? रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? यह बैंकिंग विनियमन के लिए बनाए गए बेसल 3 मापदंडों का ही एक क्लॉज है। बी, यह एक ऐसी रणनीति है जिसका लक्ष्य शेयर बाजार में मौजूदा रुझानों से लाभ उत्पन्न करना है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो ये है क्या? ये एक ऐसी शैली है जो संदर्भित करती है जिससे निवेशक अपने स्टॉक या बॉन्ड जैसी संपत्ति खरीदते हैं और जिनकी कीमत लगातार बढ़ रही होती है, ऐसी संपत्ति बेचते हैं जिनकी कीमत लगातार घट रही होती है। यानी मोमेंट इन्वेस्टिंग क्या है? एक ऐसी रणनीति जिसका लक्ष्य शेयर बाजारों के रुझानों से लाभ उत्पन्न करना है। यानी अपनी ऐसी चीज़ को बेचना, ऐसे शेयर को बेचना जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और उन्हें होल्डिंग करना जिनकी कीमत लगातार घट रही है, यानी कुल मिला के प्रॉफिट लेना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है? बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही लग रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेशनल ट्रांजिट दो ऑप्शन और ये हैं 4 के भी है। वित्त और निधियों को जुटाने की एक विधि है। यह एक फर्म द्वारा नए विनिर्माण संयंत्र या कार्यालय का किया गया निवेश है। तो इसका कुल मतलब लाभ ही अर्जन करना है। जो महंगा है उसे बेच दो, जो सस्ता है उसे होल्डिंग कर लो। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है? प्रॉफिट ही लेना है। ठीक है, 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वेब पोर्टल है और एक मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी काम करता है। इसका उद्देश्य देश भर में कास्ट और वन उपज के निर्बाध पारगमन को सुविधाजनक बनाना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी NTPS वेब पोर्टल है जो मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी काम करता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य देश भर में कास्ट और अन्य वन उपज का निर्बाध पारगमन की सुविधाजनक बनाना है। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मॉडल आधारित ऋण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ए, ऐसी ऋण प्रथाएं जो कि मुख्य रूप से ऋणदाता और ऋणकर्ता के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित होती हैं। बी, विशेष रूप से फैशन मॉडल और मॉडलिंग उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण। सी, ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए परिष्कृत गणितीय मॉडल और एल्गोरिदम का उपयोग। डी, स्टार्टअप द्वारा विकसित भौतिक मॉडल और प्रोटोटाइप के आधार पर ऋण प्रदान करने की सरकार की पहल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा मॉडल आधारित ऋण होता है, तो मॉडल आधारित ऋण पात्रता का आकलन ऋण देने के जोखिम का निर्धारण करने एवं ऋण देने के बारे में निर्णय लेने के लिए परिष्कृत गणितीय मॉडल तथा एल्गोरिदम के उपयोग को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें, ऐसी ऋण प्रथाएं जो मुख्य रूप से ऋणदाता और ऋणकर्ता के बीच के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित होती हैं, नहीं। विशेष रूप से फैशन मॉडल, ये भी नहीं।
ऋण पात्रता का आकलन करना, तो मॉडल आधारित ऋण क्या है? ऋण पात्रता के जोखिम का भी क्या करते हैं हम? आकलन करते हैं कि ऋण देने के लिए वो वापस करने के लिए पात्र है या योग्य है या एप्लीकेबल है, और इसके साथ ही ऋण देने वक्त ये भी देखा जाता है कि एनपीए के न होने के, एसेट्स न बनने के तौर पर भी उसको देखते हैं। यानी ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए परिष्कृत गणितीय मॉडल एल्गोरिथम का उपयोग, यानी यही ऑप्शन क्या है हमारा? सबसे सटीक है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7, उसे देखते हैं। कोयला गैसीयकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, सिनगैस का उत्पादन किया जाना है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है। 2, भारत का वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं, ये बताने हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सिनगैस कोयला गैसीकरण परियोजना के बारे में यदि बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। यानी यहाँ पर जो पहली बात है वो बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरे पर चलते हैं। भारत का वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो कहाँ पर जाएंगे दोनों स्टेटमेंट? सी पर हमारे दोनों स्टेटमेंट जाएंगे, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इसे देखते हैं। सखालिन 1 तेल एवं गैस परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा है। 1, ए ऑप्शन क्या कह रहा है? यह परियोजना मुख्य रूप से पवन और सौर गैस नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्रित है। तो सखालिन के बारे में बात करें, ये ओएनजीसी की परियोजना है जो रूस के सुदूर पूर्व में अवस्थित सखालिन फर्स्ट तेल और गैस के 20% हिस्सेदारी पुनः लेने के कारण क्या हुई है? लाइमलाइट में आई है। रूस में विदेशी निवेश से जुड़ी पहली बड़े पैमाने पर अपतटीय गैस परियोजना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 2022 में तक एक्सोनोमिन मोबिल के नेतृत्व में कंसोर्टियम द्वारा संचालित किया जा रहा था, ये भी सही है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की सखालिन तेल और गैस क्षेत्र में हिस्सेदारी है। ये कितनी हिस्सेदारी है? 20% की हिस्सेदारी है ओएनजीसी की ये। तो यहाँ पर कौन सी बात सही नहीं है? यह मुख्य रूप से पवन और सौर ऊर्जा पर नहीं, ऑयल और गैस पर केंद्रित है। ठीक है, तो यही गलत है और यही हमारा आंसर क्या है? हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? ऊर्जा भंडारण, कंडक्टिव फिल्म, सामग्री सुदृढ़ीकरण उपकरणों में ऊष्मा प्रबंधन, उपरोक्त में से कितने ग्राफीन के अनुप्रयोग हैं? ग्राफीन के बारे में अगर आप जानते हो तो ग्राफीन को 21वीं सदी की अद्भुत सामग्री माना गया है मित्रों, और जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण, कंडक्टिव फिल्म, सामग्री सुदृढ़ीकरण और ऊष्मा प्रबंधन में किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है इस समय 21वीं सदी में क्रांति लाने का भी क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो ऊर्जा भंडारण है, कंडक्टिव फिल्म है, सामग्री सुदृढ़ीकरण उपकरणों का ऊष्मा प्रबंधन, ये सभी इसके एप्लीकेशंस यानी इसके प्रयोग के लिए किए जाते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेनमार्क ने वैश्विक जलवायु प्रदर्शन रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2, भारत और डेनमार्क ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 के अवसर
पर हरित रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल का उद्देश्य सतत ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, इस पे बात करनी है। पहला क्या है? डेनमार्क ने वैश्विक जलवायु प्रदर्शन रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत और डेनमार्क ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 के अवसर पर हरित रणनीतिक साझेदार पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यदि हम बात करें, भारत और डेनमार्क 2020 में ही इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे, अभी की बात नहीं है ये, यानी ये बात गलत है। तीसरा क्या है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल का उद्देश्य सतत ऊर्जा में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी दूसरी गलत बात है और पहली और तीसरी पॉइंट सही हैं। तो 2 पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है 11? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN, QR कोड आधारित भुगतान, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल। तो निम्नलिखित पर आपने विचार किया। तो ये जो भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना के लक्ष्यों के लिए ये काम शुरू किया गया है, ठीक है। और देखें आगे इसमें है क्या। उपरोक्त में से कितने भुगतान संरचना के उस योजना हैं? तो ये चारों के चारों मित्रों, कितने, जितने भी ये दिए गए हैं, ये जनरल पैकेट, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, QR कोड आधारित भुगतान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें GPRS, ये सही है, ठीक है। फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, ठीक। मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, ये GPRS के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN, ठीक है, ये भी भुगतान के लिए यूज़ किया जाता है। QR कोड आधारित, ये भी होता है। मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल ये शामिल नहीं, ये भी शामिल है। यानी ये चारों के चारों आपके भुगतान के क्या हैं? क्या है भुगतान के? भुगतान कोष के संरचना विकास कोष योजना के अंतर्गत हैं, यानी चारों सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12, उसे देखते हैं। आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। L1 पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा पर मौजूद लैग्रेंजियन बिंदु को संदर्भित करता है, जहां सूर्य का प्रकाश निरंतर आबादित है, ठीक है। दो, भारत के अलावा चीन, जापान और अमेरिका के भी L1 बिंदु पर अंतरिक्ष यान परिचालित हैं। 3, आदित्य L1 मिशन में की समयावधि 5 वर्ष है। तो इसमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो पृथ्वी L1 सूर्य से जुड़ने वाली मौजूदा लैग्रेंजियन बिंदु से संदर्भित करता है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। भारत के अलावा चीन, जापान, अमेरिका के भी L1 बिंदु पर अंतरिक्ष यान परिचालित हैं। तो यदि हम अंतरिक्ष यान के परिचालन के बारे में बात करें तो 4 अन्य अंतरिक्ष यान L1 में हैं, जिनमें नासा, स्पेसएक्स, ठीक है, हेलियो ऑब्जर्वेटोरी और अंतरिक्ष यूनियन एजेंसी के हैं, न कि चीन और जापान की। चीन जापान नहीं, बल्कि इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। L1 मिशन 5 वर्ष है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? बबल बेबी सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी प्राण घातक समस्याओं को जन्म देता है। 2, इस सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले शिशुओं में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
देखते हैं उपयुक्त में से कौन से सही हैं। तो बवल से बेबी सिंड्रोम पे है, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी प्राण घातक समस्याओं को जन्म देता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। यह सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले शिशुओं में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की नहीं बल्कि सफ़ेद श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात होती है। यहाँ पर ये बात क्या है, गलत हो जाएगी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14 पर, हाल ही में जन समाचारों में अयुत्या अभ्यास आयोजित किया गया था। अयुत्या अभ्यास के बारे में यदि हम बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच, भारत थाईलैंड के बीच, और भारत रूस के बीच, और भारत म्यांमार के बीच। तो अयुत्या जो अभ्यास है वो दो सबसे पुरातन नगरों भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या के ऐतिहासिक विरासतों, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों तथा सदियों के साझा ऐतिहासिक आख्यानों के लिए किया गया था। किनके दोस्तों बीचों था, भारत और थाईलैंड के बीच था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हिंदू विधि मिताक्षरा शाखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है, पहला देखिए, मिताक्षरा यह 12वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक भाष्य पर आधारित है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरी, इस शाखा के मुताबिक कोई भी महिला पैतृक संपत्ति का सहदायिक नहीं बन सकती। बिल्कुल बात सही है। याज्ञवल्क्य में जो कहा गया था उसमें महिला को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया था, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह असम और पश्चिम बंगाल में लागू है। अगर हम ये बात करें तो ये जो है ये असम पश्चिम बंगाल को छोड़कर दया भाग पूरे भारत में लागू है, केवल इन्हीं दो राज्यों में लागू नहीं है। यानी पहला और दूसरी बात क्या है, सही होगी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो बातें बिल्कुल सही हैं, तो दो कहाँ पर हैं, ऑप्शन बी में हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है। वित्तीय सेवा विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। तो प्रत्येक वर्ष आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो मित्रों किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है 17, इसे देखते हैं। अक्सर जन समाचारों में देखा जाने वाला फ्रेंड शोरिंग पद निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है। यह एक रणनीति है जिसके अंतर्गत एक देश कच्चे माल द्वारा और निर्मित वस्तुओं को उन देशों से प्राप्त करता है जिनके मूल्यों को साझा करते हैं, जो इसके मूल्यों को साझा करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड शोरिंग के पर एक अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने जियोपॉलिटिक्स के जोखिम वाले देशों के साथ ये स्टेटमेंट दिया है, और इसमें एक ऐसी प्रथा, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, जिसमें एक देश केवल राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मैत्री कूटनीति को अन्य देशों के वही स्रोतों के साथ करता है। तो बी ऑप्शन भी क्या है हमारा, ये हुआ सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कह रहा है 17। अक्सर जन समाचारों में देखा जाने वाला फ्रेंड शोरिंग, हाँ तो यही देख ही रहे थे फ्रेंड शोरिंग। तो इसमें क्या था, ये मित्रों एक रणनीति है जिसमें क्या करता है, एक देश का माल जो होता है और उससे जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उन देशों को बेची जाती हैं जिनसे वो रॉ मटेरियल लेते हैं। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और ये फ्रेंड शोरिंग जो लक्ष्य कम संगत देशों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करने से संबंधित है, ठीक है। और ये जो संबंध देखा जा रहा है ये अमेरिका और चाइना को आपस में ये एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए गए हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है 18, इसे देखते हैं। परख समग्र विकास का
लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात सही है ये। इसका उद्देश्य भारत में सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश निर्धारित करना है। ये भी बात सही है। यह NCERT की एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। यानी आपका जो ऑप्शन होगा 3 कहाँ है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। परख जो है वो मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान विश्लेषण से ही संबंधित है और NCERT द्वारा शुरू किया गया है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 200 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 200 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप। क्या बात है। भारत वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT भारत में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, जो वित्त मंत्रालय नहीं, ये वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय करता है। कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा होता है। यानी ये तो बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, DPIIT से संबंधित गलत हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे यूनिकॉर्न शब्द के बारे में जाएं तो इस जिनका उपयोग जोखिम पूंजी उद्योग, $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी का वर्णन के लिए किया जाता है। तो भारत में जो है $349.67 मिलियन का मूल्यांकन वाली 111 यूनिकॉर्न मौजूद हैं। कितनी हैं? 111 यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 200। तो 200 नहीं है, ये है 111। बात समझना। और यूनिकॉर्न आप समझ गए होंगे, $1 बिलियन से अधिक वाली पूंजी वाली कंपनियां क्या होंगी? यूनिकॉर्न होंगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, न 1 न 2। यानी ये भी सही होगा। ना 1 सही है ना 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20 पर? देखते हैं हम लोग हैं। महिला श्रम बाल भागीदारी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला श्रम बाल भागीदारी दर शहरी और ग्रामीण पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ी है। ठीक है। दूसरा, पिछले 5 वर्ष में पुरुष श्रम भागीदारी शहर में तेजी से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो यदि हम बात करें आंकड़ों की, तो मित्रों जो पिछले 5 वर्षों में पुरुष भागीदारी दर जो शहरों में है वो तेज़ी से कम हुई है, ये बात गलत है। कौन सी बात सही है? पहली बात जो है वो सही है, और यानी एक ही हमारा जो है वो बात सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उस राशि को दर्शाता है जिसे सरकार को अपने वर्तमान व्यय वर्ष के व्ययों को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता है। बात बिल्कुल सही है। प्राइमरी डेफिसिट वही होता है, यानी जब हम अपना राजकोषीय घाटे में पुरानी देयताओं को घटा देते हैं तब हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। ठीक है। दूसरा यह है आमतौर पर राजकोषीय घाटे से कम होता है। बिल्कुल, यह बिल्कुल कम होता है क्योंकि उसमें से घटा के निकाला जाता है जो पुरानी देयताएं होती हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी जो है हमारा सही होगा। आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, आरडी जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, इसमें जब हम वो व्यय घटा देते हैं जो आपकी पुरानी सरकारों या पुराने उधार देयताओं के इंटरेस्ट या वो अदा करने के लिए खर्च किया जाता है, वो एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, तो हमारा ये प्राइमरी डेफिसिट निकल आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी कराइए विचार।
क्या कह रहा है, भारत में बाह्य वाणिज्य ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। 2, डॉलर के बाद भारत का अधिकांश विदेशी ऋण रुपया मूल वर्ग का है। 3, भारत में गैर संप्रभु बाह्य ऋण संप्रभु बाह्य ऋण से अधिक हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों, भारत में बाह्य वाणिज्यिक ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, आरबीआई द्वारा ही विनियमित होते हैं। डॉलर के बाद रुपया मूल वर्ग का है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत में गैर संप्रभु बाह्य ऋण संप्रभु बाह्य ऋण से अधिक हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। यानी ये तीनों बातें पूर्णतः सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी तीनों बातें पूर्णतः सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? इसे देखते हैं हम लोग और समझते हैं 23 क्या कह रहा है हमसे। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के राज्य अंतर्गत परिवहन के लिए आवश्यक परमिट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वे बिल पोर्टल पर माल की आवाजाही के लिए तैयार किए गए बिल हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसका उपयोग माल के अंतर्राज्यीय परिवहन में नहीं किया जाता। नहीं, माल के अंतर्राज्यीय परिवहन में तो ही इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर तो किया ही जाता है। दूसरा, फल और सब्जियों जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को ई बिल से बाहर रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, फल और सब्जियों को इससे बाहर रखा गया है। नेक्स्ट अगर देखें आगे क्या है इसमें, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से 2 कथन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24, उसे देखते हैं हम लोग। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस योजना हेतु निधि में योगदान करेंगी। 2, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के नोडल मंत्रालय हैं। 3, योजना के तहत शिल्पकार पहली किस्त में 5 लाख तक संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात, पीएम विश्वकर्मा योजना में लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई और मूर्ति शिल्प जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक दस्तकारों शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को आराम से क्या किया जाए, संजो के रखा जाए। पहला जो स्टेटमेंट है यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निधि है, नहीं, ये पूर्णतः केंद्र द्वारा पूंजीगत है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के नोडल मंत्रालय हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौशल विकास नहीं बल्कि एमएसएमई यानी लघु और उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीसरा, इस योजना के तहत शिल्पकार पहली किस्त में 5 लाख तक संपार्श्विक मुक्त ऋण पाते हैं। तो यदि हम यहाँ बात करें इसके अंतर्गत 5% की ऋण दर पर ये 1 लाख के रूप में पहली किस्त और दूसरी किस्त 2 लाख के रूप में पाते हैं, यानी ये भी बात क्या है हमारी गलत हो जाएगी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR एक अवधि में घटता है तो उसका निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, अर्थव्यवस्था पूंजी पर अधिक दक्षता और उत्पाद उपयोग का अनुभव कर रही है। बी, अर्थव्यवस्था दक्षता उत्पादकता में गिरावट का सामना कर रही है। सी, अर्थव्यवस्था की दक्षता और उत्पादकता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। डी, अर्थव्यवस्था पूंजी की कमी का सामना कर रही है। अगर ICOR के बारे में बात करें तो हेराल्ड और डोमर ग्रोथ थ्योरी ने इन्हें विकसित किया था और इसके अनुसार अर्थव्यवस्था पूंजी की अधिक दक्षता और उत्पादक उपयोग का अनुभव कर रही है। ये होता है आपका ICOR।
ICOR के अगर हम बारे में देखते हैं तो जितनी वस्तुएं उत्पाद की जाती हैं और प्रति वस्तु का जो लागत है उसका जो अनुपात होता है उसे ICOR कहा जाता है मित्रों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली बात जो है वो सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत में निम्नलिखित अनुसंधानों रिएक्टरों पर विचार कीजिए। अप्सरा, सिरस, कामनी, जर्लिन, पूर्णिमा, तृतीया और ध्रुव, इसमें कितने रिएक्टरों को बंद किया जा चुका है? ठीक है, ऑप्शन ए में 3 हैं, बी में 4 हैं, सी में 5 हैं और डी में 6 हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 को अप्सरा में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? अप्सरा नाम से खोला गया था और जवाहरलाल नेहरू ने खोला है। ठीक है, और अप्सरा के बंद होने के बाद के 9 वर्ष बाद बार्क को 10 सितंबर 2018 में अप्सरा यू का परिचालन प्रारंभ किया है। यानी अप्सरा क्या हो गया है? बंद हो गया है, महाराष्ट्र में था जो। दूसरा, ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें, नेक्स्ट है साइरस, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 और जर्लिन को 1973 और 2010 के बीच क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। यानी कौन कौन से हैं? जो पूर्णिमा तृतीय बंद हो गया है, जर्लिन बंद हो गया है और साइरस ये भी क्या हो गया है? बंद हो गया है। ठीक है, कामनी और जो ध्रुव हैं वो अभी क्या हैं? चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो 4 हमारे क्या होंगे? सही होंगे, यानी 4 बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। रूस, अंगोला, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नॉर्वे और बहरीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या पूछा है। उपयुक्त देशों में से कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन ओपेक के सदस्य नहीं हैं? यानी कौन कौन से देश ओपेक के सदस्य नहीं हैं? यदि हम ओपेक के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। तो उसमें से जो देश हैं जो ओपेक के सदस्य नहीं हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका कौन कौन से देश ओपेक के सदस्य नहीं हैं, तो ओपेक के सदस्य देश अगर आप देखेंगे तो मित्रों ओपेक के सदस्य देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं। और बाद में कतर यानी बाद में कतर बना है, इंडोनेशिया बना है, लीबिया बना है, संयुक्त अरब अमीरात बना है, गेबोन, अंगोला, ठीक है, अंगोला बना है, ठीक है, इटेगोनिया, कांगो ये बना है। ठीक, ये शामिल हुए हैं। इक्वाडोर 1992 में सदस्यता ली थी। इंडोनेशिया ने 9 में सदस्यता निलंबित कर दी गई है और 2016 में एक बार फिर अपनी सदस्यता निलंबित का फैसला किया है। ठीक है, गेबोन, तो यहाँ पर यदि हम बात करें 12 सदस्य हैं इसके, किसके? ओपेक के। कितने सदस्य हैं मित्रों? 12। तो 12 में से आप देख लो, एक ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है जो अब अलग हो गया है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक, नाइजीरिया है, अंगोला है। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन है, वेनेजुएला है, अंगोला है, ये दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? और बाकी के ये सारे के सारे ओपेक के सदस्य नहीं हैं, यानी 4 सदस्य यहाँ पर नहीं है, अंगोला और वेनेजुएला हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित विध्वंसक जहाज और युद्धपोत श्रेणियाँ हैं, जरा समझिए क्या कह रहा है। विध्वंसक जहाज INS मुंबई, INS इम्फाल, कोलकाता, चेन्नई, कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें INS इम्फाल विशाखापट्टनम श्रेणी का है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, INS विशाखापट्टनम श्रेणी में 4 जहाज बने थे INS, 2 जहाज INS विशाखापट्टनम, INS बारमोगोआ, चौथा जहाज D69 परिचालन है जिसका नाम INS सूरत रखा गया है।
ठीक है। इसके अलावा INS कलकत्ता में कोच्चि चेन्नई है, INS कलकत्ता में कोच्चि और चेन्नई है, ठीक है। तो यहाँ पर INS कोलकाता कलकत्ता श्रेणी ये नहीं है, ये चेन्नई है, ठीक है। INS कोलकाता में कोच्चि और चेन्नई शामिल थे, ठीक। तो ये जो है INS चेन्नई और कोलकाता, कोलकाता में विक्रांत और ये होगा, ये दोनों क्या है, सही सुमेलित नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो कितने सही सुमेलित हैं, 2 हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा जो है वो कितने युग्म सही सुमेलित हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक 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 ठीक। INS जो आपका चेन्नई है वो कलकत्ता श्रेणी का आता है, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो कितने सुमेलित सही हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी सही सुमेलित, 3 नहीं है सर। कितने नहीं है, 3 नहीं थे साथियों, ठीक है। और बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है। कोलकाता चेन्नई वाला जो है कोलकाता में है, विक्रांत श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, आकाश भारत की पहली वायु रक्षा प्रणाली है जिसे स्वदेश निर्मित, अभिकल्पित, विकसित और उत्पादित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। आकाश NG भारतीय वायुसेना के लिए विकसित हवा से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है, हाल ही में खोजी गई प्रजाति सिगेराइटिस कंजाइंड सिल्वर लाइन भी कहा जाता है, जिसे कंजाइंड सिल्वर लाइन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हिरन, मेढक, केंचुआ या तितली। तो ये मित्रों अभी हाल ही में खोजी गई है सिगेराइटिस कंजक्टा, जो किससे संबंधित है, तितली से है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है 31, इसे देखते हैं। हम्बोल्ट एनिग्मा वाक्यांश सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है समुद्री जल परिसंचरण प्रारूप के अपशिष्टीकरण कृत वैश्विक जलवायु प्रभाव को पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में अवधारणा जैव विविधता, जो कि वर्तमान पारिस्थितिकी सिद्धांतों की उपेक्षा में अधिक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अस्पष्ट समृद्ध जनसांख्यिकी संस्कृत विविधता, दी समुद्री खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्वों के संदर्भ में ठंडी धाराओं के असाधारण उच्च योगदान से। तो यहाँ पर जो सही है उस पर बात करते हैं। तो मित्रों जो सही है उसको देखते हैं। तो आपकी जो यहाँ पर हम्बोल्टा एग्जिमा है वो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की असाधारण जैव विविधता से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32, उसे देखते हैं। हिमालय बुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह तिब्बत और नेपाल के अलावा भारत के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी पाया जाता है। सही बात है। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत है। तो रेड लिस्ट में अगर हम इसको बारे में बात करें तो लुप्त प्राय नहीं, सुभेद्य के रूप में ये वर्गीकृत है। किसमें, सुभेद्य में, यानी ये बात क्या है, गलत हो जाएगी। एक ही बात सही है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में पहला गिद्ध रेस्तरां वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ स्थापित किया गया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, भारत का पहला गिद्ध रेस्तरां कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो पशुधन दवाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है, गिद्ध रेस्तरां झारखंड के कोडरमा जिले में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में खोला गया है। लेकिन इससे पहले जो सबसे पहले गिद्ध रेस्तरां खोला गया था, ठीक है, वो कहाँ पर खोला गया, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र में 2015 में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, महाराष्ट्र में 2015 में खोला गया था, और हाल ही में झारखंड में खोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है,
मॉस्किटो फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या जिन मछलियां मच्छरों के लार्वा हेतु अपनी भूख के लिए जानी जाती हैं उनका उपयोग मच्छरों को खतरे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। भारत में आक्रामक विदेशज प्रजातियां हैं जो देशज मछली प्रजातियों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये देशज मछली प्रजातियों को भक्षण करती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। इन्हें सबसे पहले भारत में ब्रिटिशों द्वारा लाया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पहला हाई रेजोल्यूशन वाला भारतीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण जारी किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो ये आपका पहला हाई रेजोल्यूशन भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र जो है वो IIT दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? हाल ही में जन समाचारों में देखा गया दृष्टि 10 स्टार लाइनर है भारतीय क्रूज जहाज, भारतीय मानव रहित हवाई यान। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर है भारतीय मानव रहित हवाई यान। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है 37? इसे देख लें। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SCLSC एक संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और CJI द्वारा नामित 9 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से राज्य को मुफ्त विधिक सहायता के प्रावधान करने का निर्देश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण न्याय से इनकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। पहला, SCL संवैधानिक निकाय जिसके अध्यक्ष भारतीय मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो यदि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश जो अध्यक्ष हैं, साथ साथ भारत के निर्बाधित अनुभव और अन्य सदस्यों के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे नामित। ये इसके मुख्य न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है। ये बात सही है, लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष और CJI द्वारा नामित 9 सदस्य होते हैं। ये बात सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A द्वारा मुफ्त विधिक सहायता के प्रावधान को निर्देश करता है। बिल्कुल सही है। यानी कितनी बातें सही हैं? 2 बातें क्या हैं यहाँ पर सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था के रिपोर्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? ये देखिए। पहला, यह रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह जो रिपोर्ट है वो RBI ने हाल ही में 22-23 में भारतीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय पर प्रकाश डाला है। यानी ये बात क्या हो जाएगी? गलत। पंचायतें अपना अधिकांश राजस्व केंद्र सरकार के अनुदान से अर्जित करती हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें, अधिकांश जो राजस्व है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही अर्जित करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी तमिलनाडु में सर्वाधिक है। राज्य के राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी तमिलनाडु में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक है। कहाँ पर है सबसे अधिक? ये तमिलनाडु में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है 2.5। यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। कितना सही है? 1 सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरक्षण कोटा का पुनर्मूल्यांकन, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा का उपविभाजन, लंबे समय से उपेक्षित रहे समूहों के बीच योजनाओं का वितरण, अनुसूचित जातियों के बीच लाभों के समान वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सचिव की अधीनता वाले पैनल के लिए उपयुक्त में से कितने कथन लक्षित क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से लक्षित क्षेत्र हैं, तो मित्रों आरक्षण कोटा का मूल्यांकन, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के पिछड़े समुदायों के बीच सरकारी लाभों का समान वितरण के लिए कैबिनेट सचिव और अधीन सचिव की एक समिति गठित की है। इस समिति में 5 सदस्य होंगे। क्या होंगे?
5 सदस्य होंगे और ये लंबे समय से उपेक्षित रहे समूहों को विभिन्न योजनाओं में ध्यान केंद्रित करेंगे, न कि आरक्षण और रोजगार व शैक्षणिक कोटे पर। ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। तीसरी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 40। भारत में अभिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरणों के गठन की संसद की शक्ति को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। अधिकरणों के पास सरकार की नीति निर्माण हेतु निर्देश देने की विधिक अधिकार है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संवैधानिक निकाय है, जिसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों अधिकरणों का गठन संसद के 42वें संविधान संशोधन के में शामिल किया गया है, सही है। अधिकरणों में सरकार की नीति निर्माण हेतु निर्देश का विधिक अधिकार है, ये बात सही नहीं है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण संवैधानिक निकाय में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक सदस्य होते हैं, ये भी बात सही नहीं है। यानी कौन सा सही है? केवल एक स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41, इसे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पर विचार कीजिए। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य और विकास के अवसर उपलब्ध कराना, आय स्थिति और अवसरों की असमानताओं को कम करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपरोक्त में से कितने DPSP संविधान में शामिल किए गए थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना, 39F के अंतर्गत ये लागू किया गया था। सॉरी, ये 39F, ये सही। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? आय स्थिति और अवसरों की असमानताओं को कम करना, पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्हें निर्धारित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये 48A के अंतर्गत जोड़ा गया था, यानी ये दोनों क्या हैं, सही हैं। ये 42 के अंतर्गत नहीं था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्नलिखित में से कौन सा दृश्यमान रोमांकन है? एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक सिंह। 3 सिंह, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक बैल। 4 सिंह, एक हाथी और एक बैल। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में यदि हम बात करें, जो अशोक की लाट से लिया गया है, तो उसमें 3 सिंह है, दौड़ता हुआ घोड़ा है और एक बैल है, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आप कहेंगे सर पीछे, तो पीछे वाला हमको दिखता नहीं है ना, इसलिए हम वो नहीं लेंगे। वो लिए गए हैं सारनाथ से 4 बैठे हुए से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत के एकीकृत सांस्कृतिक प्रतीक जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कलकत्ता सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा गाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये दोनों में से किसी के द्वारा नहीं गाया गया था। अगला देखते हैं, सरला देवी चौधरानी या सरोजनी नायडू। तो ये गाया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल प्रवाह की विशेषता नहीं रखती है? यानी कौन सी नदी अंतर्देशीय जल के तौर पर नहीं जानी जाती है? तो मित्रों, राजस्थान की एक कई नदियां हैं जो समुद्र में नहीं जाती हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक नदी है जो आपकी धलेश्वरी है, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45, उसे देखते हैं। भारत के भूवैज्ञानिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार संक्षेपिक रूप से स्थिरता वाला क्षेत्र जो कि भूकंपीय गतिविधियों से मुक्त है। गोंडवाना शैल जो
जो भारत में कोयला निक्षेपों का सबसे बड़ा स्रोत है, दक्कन ट्रैप का निर्माण रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से भारतीय प्लेट के गुजरने और मेडागास्कर एवं सेशेल्स के पृथक होने के दौरान हुआ, उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही मिलते हैं, तो पहला क्या है, प्रायद्वीपीय सापेक्ष स्थिरता वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय सापेक्ष स्थिर वाला क्षेत्र नहीं है, ये बात गलत है। दूसरा क्या है, गोंडवाना सेल समूह कोयला निक्षेपों से बड़ा स्रोत है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम बात करें, दक्कन ट्रैप का निर्माण रियूनियन हॉटस्पॉट से हुआ, ये भी सही है, यानी दो बातें सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है 46, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य शामिल नहीं हैं? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, विभागों से संबद्ध स्थायी समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारतीय संसद में उच्च सदन के सदस्य शामिल नहीं है, वो कौन सी समिति है? तो वो प्रक्कलन समिति है, जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47, इसे देखते हैं। भारत में आधिकारिक भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान की देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ और राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है। भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाले अंक देवनागरी में लिखे जाते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की शक्ति है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। तो भारत के संविधान में देवनागरी लिपि लिखी गई है, हिंदी को संघ और राज्यों की आधिकारिक भाषा, ये बात नहीं है और उल्लेखित नहीं है। संघ और राज्य के प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाले अंक देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है, गलत है। राष्ट्रपति के पास किसी भाषा के राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की शक्ति है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 343 में ऐसी बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48, देखें। भारतीय तटरक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सशस्त्र बल है जो अपना प्राधिकार भारतीय नौसेना से प्राप्त करते हैं। आईसीजी प्राथमिक कर्तव्यों में से समुद्री मार्गों को तस्करी को रोकना है। यह भारतीय जल और तेल रिसाव के संबंधी घटनाओं का अनुक्रिया का समन्वय प्राधिकरण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सशस्त्र बल है जो अपना प्राधिकार भारतीय नौसेना, ये बात बिल्कुल गलत है। आईसीजी प्राथमिक कर्तव्यों में समुद्री मार्गों की तस्करी रोकना है, सही है। भारतीय जल रिसाव संबंधी घटनाओं, ये भी सही है। दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित पर विचार की कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें बताना है। तो ऑप्शन है शिवनाथ, ओंग, हंसदेव और पूर्णा। तो मित्रों, जो ये पूर्णा नदी है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, महानदी की नहीं। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है और पंचमणि जीवमंडल निचय के इसके मध्य भूभाग में स्थित हैं। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ चोटी है। यह इंडियन जाइंट गहलेरी और स्लॉथ भालू पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है, ये बात बिल्कुल सही है। श्रृंखला सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह इंडियन जाइंट गिलहरी और स्लॉथ भालू पाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कितने कथन सही हैं? तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार, बताइए। राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं, सही है। अपराधों पर इनके पास सिविल और दंडिक दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर जो कथन है वो दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या है 52, उसे देखते हैं।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पारसी, सिख, बौद्ध, जैन और यहूदी उपरोक्त समुदायों में से कितने विवाह संघ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पाए जाते हैं, अंतर्गत आते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5? तो इसमें बताना है कौन कौन से हिंदू विवाह संघ के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, हिंदू विवाह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बौद्ध, जैन, ठीक है, बौद्ध, जैन, सिख, ये किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदू विवाह के अंतर्गत। पारसी, यहूदी इसके अंतर्गत नहीं आते, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53? इसे देखते हैं। भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पायलट आधार पर पहली बार 82 में केरल में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? केरल में। ठीक। दूसरा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीटी का पहली बार प्रयोग 2013 में नागालैंड के उपचुनाव में किया गया था। ओके। तीसरा, मत देने के अधिकार समानता केवल भारत के निवासियों का ही है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो मित्रों, मत देने का अधिकार 1950 में संशोधन करके भारत अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है, चाहे वो अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से हो, वह चुनाव कर सकता है। इसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? भारत में संचित निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, लोकसभा के उपाध्यक्ष और वेतन और भत्ते, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लाभांश और लाभ, सरकार की सामान्य सेवाओं के माध्यम से अर्जित धन, विनिवेश प्राप्तियां, उपरोक्त में से किस भारत के संचित निधि में जाने वाले राजस्व का योगदान है? तो भारत की संचित निधि में जाने वाले राजस्व बताने हैं आपको। तो मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते में जाने वाले राजस्व का योगदान, सरकार और सामान्य सेवाओं के माध्यम से के वेतन भत्ते, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश और लाभ। तो सार्वजनिक उपक्रम के लाभांश और लाभ आपके भारत संचित निधि में जाएंगे। ठीक है, सरकार की सामान्य सेवाओं के माध्यम से अर्जित धन ये जाएगा, विनिवेश प्राप्तियां जाएंगी। ये जो हैं ये व्यय हैं। क्या हैं? व्यय हैं। यानी कितने सही हैं? बी हमारा केवल 3 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55? उसे देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? इसे देखते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी लेन देन प्रवाहों को रखा जाता है जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। 2, इस निधि का उपयोग किए गए किसी भी व्यय के लिए संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भारत संचित निधि इस निधि से निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति करती है। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही नहीं हैं, क्योंकि आकस्मिक निधि इसीलिए बनाई गई थी कि अगर संसद नहीं चल रही है तो अगर ज़रूरत है तो उससे रुपए निकाल लिए जाएँ। तो यहाँ पर जो सही होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इस पर बात करनी है? संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय वियना स्थित है। अगर हम इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो मित्रों, इसका मुख्यालय जो है वो वियना नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम में स्थित है। यानी ये बात
गलत है। भुखमरी निर्धनता को कम करने के लिए कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है यह? मिनीमाता अभिसमय स्थायी कार्बनिक प्रदूषक और स्टॉकहोम अभिसमय के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। विश्व बैंक इसकी ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। GEF ट्रस्ट फंड प्रबंधन करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF से संबंध में ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर पहल शुरू की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग के विकास संगठन OECD, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक। ठीक है, तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये शुरू की है UNDP ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या है 59? खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत ने पिछले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से लगभग 500 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। बाजरा के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई है। कृषि अवसंरचना कोष AIF फसल कटाई के बाद के प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए बनाया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं मित्रों, तो यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में 500 मिलियन टन उत्पादन किया है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि 315.7 मिलियन टन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, बाजरा वैश्विक खाद्य हिस्सेदारी 80% है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। बाजरा में हिस्सेदारी वैश्विक 80%, एशिया में 80%, जबकि विश्व में 20% है। कितनी है? विश्व में 20% वैश्विक, और एशिया में अगर हम भारत की हिस्सेदारी करें तो वो 80% है। ये दोनों गलत हैं। खाद्य प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कृषि अवसंरचना AI फसल कटाई के बाद, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निम्नलिखित किस मंत्रालय के नियंत्रण में है? ऑप्शन ए सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना और गृह मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय। तो ये है NSCO के यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, गुजरात, केरल, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव। उपरोक्त में से कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत घने मैंग्रोव वनों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कम से कम 10 वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करेंगे तो मैंग्रोव वन को दर्शाने वाले जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो वो हैं पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक है, और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, उड़ीसा कितने हैं? यही 3 हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण NTCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी विचार बताइए। क्या कह रहा है? NTCA संवैधानिक निकाय है जो वन्य जीव संरक्षण WLPA 1972 को अपनी शक्तियां संजोए हुए है, ये बात बिल्कुल सही है। NTCA अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में हर 4 वर्ष में अखिल भारतीय बाघ गणना करता है, ये भी सही है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, ये बात सही नहीं है। वित्तीय सहायता प्रदान CSSPT के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है?
जीवन भारतीय वित्तीय सेवाओं में जीवन बीमा, बैंक भुगतान, म्यूचुअल फंड, बचत योजना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण, स्वदेशी मुद्रा सेवाएं, संचार मंत्रालय का डाक विभाग उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान करता है? केवल 1, केवल 2, केवल 4। तो यहाँ पर बात करें ये 6 सेवाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के तहत की गई है। ASI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में केंद्रीय संरक्षित स्मारक माने जाने के लिए किसी स्मारक को कम से कम 150 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना भारत के ब्रिटिश शासन के तहत हुई थी, बात बिल्कुल सही है। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1861। ASI का मुख्यालय कोलकाता में है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट, स्मारक में कम से कम 150 वर्ष पुराना होना चाहिए। अगर हम स्मारक के बारे में बात करें तो स्मारक कम से कम 150 वर्ष पुराना नहीं, अगर आपका 100 वर्ष पुराना भी है तो भी सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है? निम्नलिखित डीप ओशन मिशन ODOM के तहत भारत में 6000 मीटर गहराई के अभियान दल द्वारा अन्वेषण की योजना बना रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। समुद्रयान वाहन है जिसमें अभियान दल गहरे समुद्र में अन्वेषण करेगा। समुद्रयान वो वाहन नहीं है। मत्स्य 6000 यान है जो अंदर तक जाएगा, यानी ये बात गलत है। आगे चलते हैं। डीप ओशन मिशन के तहत भारतीय हिंद महासागर में क्षेत्रों को लक्षित करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कितनी सही है? 2 सही है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ओ स्मार्ट योजना के तहत अंटार्कटिक और आर्कटिक भारतीय अनुसंधान केंद्रों का प्रबंधन और रखरखाव करता है। स्वालबार्ड और भारतीय बेस हिमाद्री ध्रुवीय क्षेत्रों में पहला भारतीय बेस था। प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियों के कारण तटीय कटाव के आकलन के लिए तटरेखा परिवर्तन मानचित्रों का विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय SAGE की योजना के तहत किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो विज्ञान मंत्रालय ओ स्मार्ट योजना के अंतर्गत किया गया है। तो महासागर सेवाएं मॉडलिंग और अनुप्रयोग संस्थान प्रौद्योगिकी द्वारा ओ स्मार्ट शुरू किया गई है, न कि प्रधान मंत्रालय। स्वाल बोर्ड के बारे में बात करें तो ये जो है स्वाल बोर्ड भी इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। प्राकृतिक मानव जनित तटीय, ये भी गलत, यानी कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या विचार करना? एशिया खेल 2023 में पहला अवसर था जब एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 100 पदक आंकड़े पार किए हैं। ठीक है, 100 पदक के आंकड़े को पार किए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय पुरुष हॉकी ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। भारतीय ने यहाँ पर एशियाई खेलों में अगर हम बात करते हैं तो भारत ने पुरुष हॉकी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और जापान को हराया। यहाँ पर किसको जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। और किसे हराया मित्रों? जापान को हराया और बुरी तरह हराया, 5-1 से। भारत ने वर्ष 1971 में हॉकी विश्व कप की शुरुआत के बाद केवल एक बार ही विश्व कप जीता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन में 2 सही है, यानी बी बात ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा और अरुणाचल प्रदेश को एक ही वर्ष में राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर हम गोवा के बारे में बात करें तो मित्रों गोवा जो है वो आपका 1987 में बना और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 बना, बिल्कुल सही है। नागालैंड को असम से अलग करने से पहले हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को अलग किया गया था। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, पंजाब से हरियाणा 1966 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, जबकि नागालैंड 1963 में बन गया था। नागालैंड के बारे में बात करें 1963 में बन गया था और ये आपके 1966 में बने थे। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। गोवा जो है भारतीय संघ में विलय के पूर्व सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होगा। गोवा के भारतीय संघ में विलय से पूर्व। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, गोवा जो है 1961 में आ गया था, जबकि सिक्किम बाद में आया, यानी ये भी कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है 69? उसे देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महोत्सव और राज, माघ मेला, बिहार, बथुकंपा कर्नाटक, नोंगक्रेम नृत्य मेला मेघालय, माघ मेला उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही हैं, माघ मेला के बारे में बात करते हैं तो मित्रों माघ मेला जो है वो आपका बिहार में नहीं होता है, बल्कि ये मुगलों से लड़ते हुए मारे गए 40 सिखों के तौर पर पंजाब में आयोजित होता है। कहाँ पर? पंजाब में। बुथकुम्मा के बारे में बात करें तो बुथकुम्मा जो है वो तेलंगाना में महिलाओं द्वारा किया गया एक है, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो ये भी आपका क्या है? सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर यदि बात करें नोंगक्रेम नृत्य तो ये आपका मेघालय में होता है, ये सही है। माघ मेला के बारे में बात करें इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में, तो कितने सुमेलित हैं? 2 सुमेलित हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70? भारतीय संविधान में 69वें संशोधन में भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया है। 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एनसीटी के प्रशासक और उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली एनसीटी उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71? उसे देखते हैं। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है, ठीक है। सीटों का आरक्षण क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से, बिल्कुल सही है। संविधान 334 मूल रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातीय सीटों के आरक्षण को 1975 में करने की आवश्यकता थी। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है, इसे बढ़ा दिया गया था। 104वें संविधान संशोधन लोकसभा विधानसभा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 2024 तक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसे 2030 में बढ़ा दिया गया है 30 तक। ये बात क्या है? गलत है। तो कितना सही है? ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? उसे देखते हैं। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति जल विद्युत का योगदान 20% है, ओके। भारत में कोयला उद्योग, भारत में जल विद्युत की अगर हम बात करें तो जल विद्युत का योगदान 2% है। कितना है मित्रों? 2%। भारत में कोयला उद्योग में ऊर्जा में सबसे बड़ा स्रोत अभी भी बना हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। कोयला बिल्कुल बना हुआ है। तीसरा, भारत विश्व कोयले का दूसरा बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ कोयले का दूसरा बड़ा आयातक भी है। ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारत में संपीड़ित बायोगैस सीबीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपीड़ित बायोगैस 90% से अधिक शुद्ध मीथेन होता है। संपीड़ित बायोगैस ऊर्जा दक्षता के मामले में व्यावसायिक तौर रूप से उपलब्ध प्राथमिक गैस के समान है। वर्तमान में भारत में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व तो अनिवार्य नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या है 74? उसे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी कराइए। क्या है? हाइड्रोजन संभावित रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में कोयले और कोक का स्थान ले सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन अलग करके हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा जल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। यानी विद्युत ईंधन मिश्रण के जितनी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसे ग्रीन कहते हैं। ये बात गलत है। सिटी गैस वितरण ग्रिड हाइड्रोजन से संबंधित पहली परियोजना है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है 75? उसे देखते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GCRA, क्या GCRA में शहरी मामलों के मंत्रालय के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात COP28 लॉन्च किया गया है।
क्या कोप 28 लॉन्च किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो लॉन्च किया गया था कोप 28 में लॉन्च GCRA के अंतर्गत NMCG किया गया था। ठीक है, GCRA के देशों में नदी शहरों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं और ये साझेदारी लॉन्च है। ये भी बात बिल्कुल क्या है, गलत है। भारत में रिवर सिटीज अलायंस RCA भारत के साथ साथ भारत के बाहर के शहर भी सदस्य हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C हमारा सही है, यानी A सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। फैनी, मेघना, बरेली, कुशियारा, मानस और तिस्ता। बताइए उपरोक्त में से कितनी नदियां भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। यदि हम भारत और बांग्लादेश से नदियों के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में 300 से अधिक नदियां हैं, जिनमें 57 सीमा पर नदियां हैं, 57 सीमा पार नदियां, 54 भारत के साथ और म्यांमार के साथ 3 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुशियारा नदी भारत के असम और बांग्लादेश के साथ साझा करती है, तिस्ता नदी ये भी करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहीं पर सूरमा ये भी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम मेघना के बारे में बात करें तो मेघना भी भारत के साथ है, जबकि फैनी, मानस और बरेली ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो असम राज्य में ही मिल जाती हैं। यानी कितनी हैं? ऑप्शन A हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रतिपूरक वन रोपण निधि CAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैफ वन भूमि एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए निधि है और सामान्य राज्य निधि में प्रस्थापित करने के लिए है। कैफ के अंतर्गत वित्त केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है। कैफ के प्रबंधन के लिए वन नियंत्रण संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का निधि को एक सांविधिक निकाय बनाया गया है। तो यहाँ पर एक भी बात जो है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन D हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG का उपयोग, जिग जैग तकनीक को अपनाना, पोर्ट कोक का ईंधन का उपयोग करना, कच्चे माल या ईंट के परिवहन के लिए कच्ची सड़क का उपयोग, ईंट भट्टों द्वारा वायु प्रदूषण, ईंट भट्टों द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपरोक्त में से कितनी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कितने युग्म यहाँ पर सही होंगे। तो पहली बात यहाँ पर की गई ईंधन के रूप में PNG का प्रयोग करें, तो ईंट भट्टे के रूप में PNG का प्रयोग करें तो ये बात सही हो सकती है। जिगजैग तकनीक को अपनाया जाए तो ये जिगजैग तकनीक भट्टों में काम जो है नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा पिट कोक ईंधन का प्रयोग करना, पेट कोक का ईंट भट्टों में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइनों का प्रयोग किया जाए। कच्चे माल या ईंट परिवहन में कच्ची सड़क का उपयोग किया जाए, यानी ये बात बिल्कुल सही है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पहली और दूसरी ये दो तकनीकें सही हैं, यानी A और B, यानी 2 ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन कीटनाशकों को सूचित सहमति प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें स्टॉकहोम, बेसल, मिनीमाता, रॉटरडम, तो ये है आपका रॉटरडम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए भारत ने एकमात्र इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग IDM सुविधा बेंगलुरु में स्थित है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर चिप आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर ISM तहत सरकार अनुमोदित कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयों को पूंजीगत व्यय 30% क्या है? भारत सेमीकंडक्टर
ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर फैक्शन भारत एकमात्र इंटीग्रेटेड सुविधा बेंगलुरु में स्थित है। नहीं, ये बेंगलुरु में स्थित नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें, यह जो मिशन है सेमीकंडक्टर ज़रूरतों को पूरा करता है और एक जो है वो सही नहीं है। भारत में अपनी सेमीकंडक्टर चिप आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से आयात पर ऐसी भी बात नहीं है। सेमीकंडक्टर ISM के तहत सरकार को अनुमोदित, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है 81, इसे देखते हैं। पूंजीगत संवर्धन योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माता पूर्व उत्पादन संस्थाओं पश्चात वस्तुओं के पूंजीगत वस्तुओं के आयात बिना सीमा शुल्क कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। निर्यात दायित्व के अधीन पूंजीगत वस्तुओं का आयात शुल्क मुक्त किया जाता है, ये भी बात सही है, यानी दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रेटिंग करना है। यह विश्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया में सहायता से कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यहाँ पर यदि हम बात करें, इसका पहला पॉइंट तो सही है, जबकि दूसरा क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है MSME संपर्क योजना की प्राथमिक उद्देश्य है? MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के इच्छुक और MSME के बीच अंतराल को कम करना, MSME कर्मचारियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना, MSME को निर्यात को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर है रोजगार से इच्छुक MSME के बीच के अंतराल को कम करना, संपर्क योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है क्वेश्चन 84? वांछित इकाइयों, समूह, वर्गों में आर्थिक सहायता योजना, विश्वास योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? इसका उद्देश्य OBC और SC वर्ग के स्वयं सहायता समूहों के ब्याज की छूट प्रदान करना, ये बात बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सामाजिक और सहकारिता मंत्रालय, यानी ये बात गलत। व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण और ब्याज में छूट मिलती है, ये बात भी सही नहीं है। 10 लाख नहीं 2 लाख मिलते हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है 85? इसे देखते हैं। पशुधन स्वास्थ्य नियंत्रण LH और DC योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य पशुधन मुर्गी पालन के विभिन्न बीमारियों के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों कार्यान्वयन एवं पशु स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों को उनके घर और पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करें तो कौन सी बातें सही होंगी? तो यह केंद्रीय योजना का क्षेत्र, ये बात गलत है, जबकि 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या है? गति शक्ति मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? इस योजना का उद्देश्य रसद लागत कम करते हुए बुनियादी ढांचा परियोजना योजना क्रियान्वयन करना, सही है। इसका उद्देश्य औद्योगिक गलियारों में एकीकृत करना, ये भी सही है। यह मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे एकीकृत योजना है, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है 87? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्वेक्षण, अवेक्षण, सामान्य अन्वेक्षण, विस्तृत अन्वेक्षण, खनिज अन्वेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरणों का सही क्रम है? यदि हम यहाँ पर सही क्रम की बात करें तो सही क्रम अवेक्षण है, फिर पूर्वेक्षण है, फिर सामान्य अन्वेषण, फिर विस्तृत अन्वेषण, यानी 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या है 88? उसे देखते हैं। PM 2.0 योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। योजना 35 वर्ष से कम युवा और उभरते हुए लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है। ये योजना के बारे में बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू पढ़ने लिखने के और संस्कृति मंत्रालय में ये 35 नहीं 30 वर्ष है, यानी एक गलत। नेक्स्ट बुक ट्रस्ट भारत इस योजना कार्यान्वयन के वर्गीकरण सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन 89 देखते हैं। रणनीतिक रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम में डिग्री 45 नॉर्थ अक्षांश और 78 डिग्री 13 मिनट ईस्ट देशांतर के पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के निकट स्थित है। मन्नार की खाड़ी है। इसके दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और पश्चिम में भारत का बड़ा भूभाग है। उपयुक्त जानकारी किस पत्तन से संबंधित है? तो ये पत्तन होगा आपका दीनदयाल पत्तन, मर्मोगोवा पत्तन
या आपका BO चिदम्बरान पत्तन या पारादीप पत्तन, तो ये है आपका BO चिदम्बरान पत्तन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। कायाकल्प शहर परिवर्तन अटल मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य सभी वैधानिक कस्बों में जल की सार्वभौमिक कवरेज, 500 अमृत शहरों और प्रबंधन 100% कवरेज प्रदान करना सही है। यह प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से चक्रीय, ये भी सही है, यानी दोनों बातें सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 191। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख ई गवर्नेंस को एकीकृत करना है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या दिया है स्टेटमेंट। वर्तमान में प्लेटफॉर्म केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करती हैं। ये बात कृषि, स्वास्थ्य और सभी में है, केवल नहीं, यहाँ पर कृषि भी है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा गलत, पहला सही, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92? एनीमिया मुक्त भारत रणनीति बताइए। रोग निरोधी और फेलिक एसिड, अनुपूरण, क्रमहरी, पोषण, सार्वजनिक कार्यक्रम, अनिवार्यता, प्रतिरक्षण। तो एनीमिया मुक्त से संबंधित कितने प्रोग्राम हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रोग निरोधी, आयरन, फॉलिक एसिड, अनुपूरण, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात अगर हम करें एनीमिया क्रमीहरण, ये भी सही है। सरकार द्वारा वित्त पोषण, सार्वजनिक कार्यक्रम, आयरन और फॉलिक एसिड सर्टिफाइड, अनिवार्य प्रावधान, ये भी सही है। ठीक है, जबकि इसका प्रतिरक्षण से कोई संबंध नहीं है। कितने हैं? 3 सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस पंचवर्षीय योजना में मार्गदर्शन सिद्धांतों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय ध्यान केंद्रित, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ये ध्यान केंद्रित किया गया था यदि हम बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत में खनिज संसाधनों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में मैग्नेसाइट, मैग्नीज, अयस्कों को रॉक फास्फेट भारत अल्प मात्रा में है। ठीक है, और लोह और ये इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट जैसे खनिज पर्याप्त में पूरी, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, खुदरा मुद्रा स्फीति, व्यापार संतुलन, सकल जीडीपी प्रत्यक्ष। 2024 में आर्थिक समीक्षा में उपरोक्त में से कितने आधारों को मैक्रो वल्नेरेबिलिटी इंडेक्स की गणना की जाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से की जाती है? माइक्रोवोल्टी इंडेक्स की गणना के लिए राजकोषीय घाटे की जाती है, चालू खाते घाटे की जाती है, खुदरा मुद्रा स्फीति की जाती है। इनकी गणना नहीं की गई है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा 2024 के संदर्भ में 5 ईयर 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच वास्तविक जीडीपी 7.9% बढ़ाने का अनुमान है। ठीक है, और अनुमान में ऐसा लगता है तीसरी वर्ष होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7 वर्ष से अधिक बढ़ेगी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? वर्तमान में इस मिशन में भारत सैनिकों को सबसे बड़ा योगदान है। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन शांतिपूर्ण पहला महिला दस्ता तैनात करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, तो और विश्व भर में 1948 में राष्ट्रीय शांति मिशन स्थापित किए गए थे। भारत के सैनिकों का बड़ा योगदान, ये बात गलत है। ठीक है, 166 पुलिसकर्मी भी गए हैं, और दूसरी बात जो है वो सही है। ठीक है, और तीसरी बात भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 दो कथन सही है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है, कितने कथन? 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक
उत्पादन सूचकांक IIP के संदर्भ में बताइए। क्या बताना है देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मासिक रूप से इसका संकलन करता है, सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रिफाइनरी उत्पादों भारांक सर्वाधिक है, सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार ने सार्वजनिक खाते में ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय आपदा कोष सहायता के लिए किए जाने वाले राहत कार्यों की निगरानी करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है। कर्नाटक भारत का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में रेशम की शहतूत की किस सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत विश्व भर में रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बताना है कौन सा। भारत विश्व भर में रेशम का सबसे बड़ा, बिल्कुल गलत। भारत विश्व में 30 बात अगर हम करें तो रेशम का दूसरा बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत रेशम और शहतूत के सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कर्नाटक पहला, ये दोनों बातें सही, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल पेपर 20 देखा। शीघ्र ही अन्य पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। संस्कृति के आपका मैसेज आया और कमेंट आई कि पूरे पेपर सॉल्व होंगे। जी हाँ, बिल्कुल पूरे पेपर ही सॉल्व किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।